Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shmaila Khalid. I am teaching you the subject Introduction to Sociology, and we were starting the chapter unit number 1, Introduction to Sociology. Today I am teaching you the topic 1.2, subject matter of sociology. First of all, we will discuss about the subject matter and its branches of sociology. सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का और इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें सोशियोलॉजी में शामिल हो सकती हैं, किस किस चीज़ को सोशियोलॉजी देखती है, स्टडी करती है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Man's all such behaviors which are termed as social lie in the field of sociology. इंसान के वो तमाम रवैये जो कि उसकी सोशल लाइफ में बेस कर रहे होते हैं, वो सोशियोलॉजी की फील्ड है। असल में तमाम ऐसे बिहेवियर जो कि उसकी सोशल लाइफ से निकलते हों या रिलेट करते हों, वो सोशियोलॉजी में आते हैं। तो बेसिकली जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो जो हैं मुख्तलिफ़ तरह से होते हैं, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट के होते हैं। तो जो ये क्या नाम है बिहेवियर्स हैं, जिसके ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स होते हैं, हमारी डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और उनका हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इन तमाम को सेपरेटली एक एक करके स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ साइड्स होती हैं, हर साइड का डिफरेंट बिहेवियर होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है, तो हर साइड को स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो जो हर साइड को स्टडी करने से नंबर ऑफ़ एरियाज़ सामने हमारे आते हैं जिसको स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में। तो इसमें इन एरिया को स्टडी करने के लिए स्पेशलाइज होना ज़रूरी है ताकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स से बचा जा सके। इसमें सोशल लाइफ के डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये तमाम स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए स्पेशल स्टडी मतलब आपको स्पेशलाइज होना ज़रूरी है। तो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उन सोशल प्रॉब्लम्स में जैसे कि पॉवर्टी है, क्राइम है, डेलिक्वेंसी है और सेक्रेटेरियनिज़म है, फ़िज़िकल एंड मेंटल डिजीज़ हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोशियोलॉजिकल एरियाज़ जिसमें हम स्टडी करते हैं, ये वो एरियाज़ है जिसमें सोशियोलॉजिकल स्टडी की जाती है। इन तमाम सोशल प्रॉब्लम्स की सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती है। इनके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जिनको कहा जाता है, जिसमें फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, मॉस्क है, मार्केट हैं और ये तमाम ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट की फील्ड्स हैं ये। इसमें हम मॉब का बिहेवियर, मॉब कहते हैं लोगों का बिहेवियर, क्राउड्स, स्ट्राइक्स, बहुत ज़्यादा क्राउड होना, हजूम होना और अनरेस्ट अमंग द पीपल ऑफ ए कम्युनिटी आर द ओकेजन ऑफ इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन टू सोशियोलॉजिस्ट। लोगों का बिहेवियर, क्राउड्स, बहुत ज़्यादा क्राउड होना और लोगों का अनरेस्ट बिहेवियर कम्युनिटी में, ये ऐसे मौक़े हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट जो होता है इनको इन्वेस्टिगेट करता है बहुत इंटरेस्टिंगली। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में आती हैं। तो अब हम देखते हैं जो सोशियोलॉजी है उसको मुख्तलिफ़ फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इट एनालाइजेज द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एज जनरलाइजेशन ऑफ द साइंस। तो जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है बेसिकली वो एनालाइज करती है प्रिंसिपल्स को और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो कि जनरलाइज करती हैं साइंस को।
थेरी बेसिकली डिफरेंट प्रिंसिपल्स से मिलकर बनती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मिलकर बनती है, डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट से मिलकर एक थेरी जनरेट होती है। तो सोशियोलॉजिकल थेरी भी ऐसे ही जनरेट होती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के ज़रिए। सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच ऑफ साइंस इज़ प्रैक्टिकली अप्लाइड एंड इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ वेरीफाइड। तो अब देख लें, इसमें यही बात कर रहे हैं कि इसमें नया नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं और उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है कि इस पर किस तरह से काम हो सकता है, या फिर जो पुराने आपके पास कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, थेरीज़ मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, उनके ऊपर आप दोबारा से इन्वेस्टिगेट करते हो और उनको इन्वेस्टिगेट करते हो। पुरानी जो चीज़ें हमारे पास पुराने प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और उसमें जहाँ ज़रूरत हो नया नॉलेज डालने की, वहाँ पे नया नॉलेज वेरीफाई करके डाला जाता है। इट इज़ अ टग ऑफ वार बिटवीन थेरी एंड फैक्ट while fact being an undeniable existence of reality। तो जो थेरी है और जो फैक्ट है, इन दोनों के दरमियान एक जंग रहती है, क्योंकि जो फैक्ट है वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो रियलिटी है, वो एग्जिस्ट करता है, उसकी रियलिटी जो फैक्ट है। तो इन फैक्ट से मिलकर ही बेसिकली कॉन्सेप्ट से मिलकर ही थेरी बन रही होती है। अब देखते हैं जी, साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड इन सोशल रिसर्च आर द टूल्स ऑफ कलेक्टिंग न्यू फैक्ट्स व्हाइल थेरी इज प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो जो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं वो सोशल रिसर्च के ज़रिए डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम सोशल रिसर्च करते हैं और डिफरेंट टूल्स के ज़रिए फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो थेरी है वो पहले से मौजूद जो नॉलेज है उस पर बेस कर रही होती है। जो फैक्ट्स हैं हम उसमें न्यू मटेरियल इकट्ठा करेंगे, न्यू फैक्ट्स तलाश करेंगे। जो थेरी है वो पहले से मौजूद नॉलेज है, वो थेरी है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट बिटवीन क्लासेस इन अ सोसाइटी, रेजिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स आर द थेरीज ऑफ परेटो। ये तमाम थेरीज़ हैं परेटो की, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ एलीट बिटवीन क्लासेस इन अ सोसाइटी और रेजिड्यूज, डेरिवेट्स, ये सारी थेरीज़ दी हैं इसने परेटो ने। और दुर्खाइम की जो थेरीज़ हैं उसमें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है उसकी, उसमें सुसाइड के बारे में उसने थेरी दी। तो ये डिफरेंट थेरीज़ डिफरेंट लोगों ने दी हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं सोशियोलॉजिकल नॉलेज में। इसी तरह समनर का जो कॉन्सेप्ट है फेक फोक वेज के बारे में, मोर्स जो रस्म व रिवाज हैं उनके बारे में इनवैल्यूएबल इन्वेंशंस उसने ऐड की सोशियोलॉजिकल नॉलेज में। समनर ने अपनी ये थेरीज़ देख करके मोर्स क्या होते हैं, फोक वेज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुदरलैंड ने अ थेरी ऑफ क्राइम दी, जिसमें डिफरेंशियल एसोसिएशन उसने दी और उसने क्रिमिनोलॉजी पे बात की। तो इस तरह से जो सुदरलैंड की थेरी है क्रिमिनोलॉजी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सोशियोलॉजी में एज अगर हम क्राइम को देखें तो। फिर है जी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थेरी, जो कि डॉलर्ड ने दी, साइकोलॉजी की थेरी है ये, डॉलर्ड ने दी और ये भी सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। फिर है जी कल्चरल लैग जो है वो ऑकबर्न ने दी। ये थेरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें डिफरेंट रिसेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से किस तरह डिफ़र कर रहा है, किस तरह गैप आ जाते हैं कल्चर के। तो ये चीज़ें इसने इसमें डिस्कस की। फिर एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज़, किस तरह से स्पीशीज़ का इर्तिका हुआ, कैसे जानदार इस दुनिया में आई, ये थेरी दी चार्ल्स डार्विन ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारी इसमें आ जाती है, इम्पोर्टेंस रखती है सोशियोलॉजी में कि किस तरह से हम सब पैदा हुए, किस तरह से ये दुनिया का वजूद हुआ, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली अ लार्ज नंबर ऑफ सोशियोलॉजिकल थेरीज एग्जिस्ट टुडे अ लास्टिंग नॉलेज। इसी तरह बहुत सारी सोशियोलॉजिकल थेरीज़ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी कर रही होती है। इसका सब्जेक्ट मैटर है, हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे, हर सोशल प्रॉब्लम पे एक थेरी बनी हुई है या थेरी बनाई भी जा सकती है। न्यू जो हमारे आजकल के पर्सपेक्टिव्स हैं, जो हमारा कल्चरल चेंज है, इनको सामने रखते हुए प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग थेरी है उसमें हम न्यू नॉलेज ऐड कर सकते हैं।
अब हम नंबर 2 पे देखते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी बेसिकली क्या करती है, प्रिमिटिव एंड प्री लिटरेट सोसाइटीज़ ऑफ द रिसेंट पास्ट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी। इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है वो है जो पुराने वक्तों की जो सोसाइटीज़ थी, पहले ज़माने में लोग किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना पहनना कैसा होता था, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना, पास्ट को देखना, रिसेंट पास्ट को देखना, ये भी सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट मैटर है। तो सोशियोलॉजी इस चीज़ को भी स्टडी करती है और डिफरेंस फाइंड आउट करती है कि जो पहले के लोग थे वो किस तरह रहते थे, उनके प्रॉब्लम्स कितने थे, और आज के लोगों का रहन सहन कैसा है और इनके प्रॉब्लम्स कितने हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस तरह से वो इकट्ठी करते हैं प्रेजेंट डेज और पास्ट डेज को डिस्कवर करके। रिमोट कल्चर्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ हैव बीन स्टडीड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और इसके लिए जो रिमोट कल्चर्स मतलब प्रेजेंट जो कल्चर्स हैं इनको जो स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, कंपैरेटिव स्टडी जिसके ज़रिए की जाती है पास्ट कल्चर और प्रेजेंट कल्चर में, जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। द स्टेजेस क्रॉस्ड बाय मॉडर्न कल्चर्स कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय अ स्विच। The only way left to conceive about past stages of modern cultures is to study the remote cultures existing today in primitive societies. तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न कल्चर की तरफ या उसकी स्टेज की तरफ जा रहे हैं तो हम स्विच बैक नहीं कर रहे होते, रिव्यू नहीं कर रहे होते पिछली चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है मॉडर्न कल्चर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो पास्ट को भी देखा जाए। वहाँ पर इसके लिए जो हम स्टडी करते हैं वो रिमोट कल्चर्स की स्टडी होती है। इसके अलावा वी स्टडी कल्चर चेंज बाय दिस मेथड। इस मेथड के ज़रिए हम कल्चरल चेंज को भी स्टडी करते हैं कि पहले और आज के कल्चर में क्या किस तरह से कितना चेंज आया है। तो ये हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में ये सारी चीज़ स्टडी की जाती है। नंबर 3 पे है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। अब सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली क्या है, हाउ डिड द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट एंड हाउ डिड इट इवॉल्व। कि सबसे पुराना जो इंस्टीट्यूशन है सोशियोलॉजी का वो कौन सा था, कब ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, और इसके क्या फंक्शन हैं इस इंस्टीट्यूशन के, और इसको कैसे डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे अडॉप्ट किया जाता है, और रिसेंट ट्रेंड्स में मॉडर्न फैमिली क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में डिस्कस करते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस टुडे टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कि इस इंस्टीट्यूशन के को जो आजकल मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं वो कौन से। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सोशियोलॉजी अपना जो रोल प्ले करती है और इसके आंसर्स फाइंड आउट करती है। तो ये जो फैमिली है बेसिकली ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें बच्चा रहता है, बढ़ता है, पैदा होके उसके बाद आगे की तरफ मूव करता है। तो फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी की सोशियोलॉजी क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ आर डिफरेंट एंड एनालाइज्ड इन दिस ब्रांच। अब देखें अर्बन और रूरल जो एरियाज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होगी, उनकी कम्युनिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो उनको वो कैसे एनालाइज़ किया जाए, इन सब चीज़ों को उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना, ये सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी का काम होता है। क्योंकि जो रूरल लाइफ की जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है अर्बन से, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और अगर हम इसी डिफ्रेंशिएशन को या इसके क्राइटेरिया को सामने रखें तो हम इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी को। इस फील्ड को रूरल जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी करती है रूरल सोशल स्ट्रक्चर को, रूरल प्रॉब्लम्स को, उसके कॉजेज़, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, सोशो कल्चरल चेंजेस को, जो कि रूरल यानी कि दही इलाकों में रोनमा होते हैं। उन तमाम चीज़ों को जो देखेगी वो होगी रूरल सोशियोलॉजी। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अर्बन सोशियोलॉजी जो कि शहरी सोशियोलॉजी है, शहरों को पर बेस कर रही होती है। इसका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को देखना, अर्बन प्रॉब्लम्स को देखना, उसके कॉजेज़, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सोशियो कल्चरल जो चेंजेस हैं अर्बन में, शहरों में जो हो रही होती हैं उनको
सोसाइटी में जो हो रही होती है उनको स्टडी करना, जो वो ये काम होता है अर्बन सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी इस तरह से काम करती है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है मॉस्क्स, उसका जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का, वह है मॉस्क, मस्जिद। ठीक है, इसमें रिलीजन की ओरिजिनेशन भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है मॉस्क में। तो द इंस्टीट्यूशन परफॉर्म सर्टन फंक्शन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें ये जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशल ग्रुप्स की डेवलपमेंट में, उनको इकट्ठा करने में। कोई भी जो सोशल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। These functions and problems of the institution are of equal importance in sociology. तो ये जो क्या नाम है, इनके जो फंक्शंस होते हैं और इनके मसाइल जो होते हैं इन इंस्टीट्यूशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सोशियोलॉजी में। कि जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन इन सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जैसे कोई कुरान की तालीम, हदीस, फ़िक़्ह, उसमें सोसाइटी के बारे में क्या बताया गया है, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सारा एनालाइज करना, ये सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम का काम होता है। और उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है इस्लाम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी में। नंबर 6 पे है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्टडीड इन द फील्ड। तो इस फील्ड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे मकासद इसके हैं सामने जो आते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉब्लम्स अराइजन एंड रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूशन आर आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंक्वायरी। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके आपस के रिलेशनशिप्स को। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से रिलेट कर रहा होता है। जैसे फैमिली के बाद एजुकेशन आ रहा है और एजुकेशन और फैमिली साथ साथ चल रही है, फिर साथ ही हमारा रिलीजन आ जाता है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक पर्सन को डेवलप कर रही हैं, बना रही हैं, उसकी थॉट पैटर्न बना रही हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि किस तरह से कैसे रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। तो जो स्कूल है वो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और ये डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे अफेक्ट कर रहा होता है। हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस पे बहुत असरअंदाज हो रही होती है। अब नंबर 7 पे हम देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसका ओरिजिन, डेवलपमेंट, फंक्शंस और जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के जितने कैसे डेवलप होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं और इसकी जो इम्प्लिकेशंस है, वेरियस सोशल इम्प्लिकेशंस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स आर द एरियाज ऑफ स्टडी इन दिस फील्ड। तो सोशियोलॉजी की फील्ड में पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं, इनकी इम्प्लिकेशंस हैं कि वो किस तरह से काम करेंगी, और जो सारी मूवमेंट्स इनकी होती हैं या जो प्रॉब्लम्स है, जो फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं, देखी जाती हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, स्टेट एंड सिटीजन्स रिलेशनशिप एंड गुड गवर्नेंस आर द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं जी पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे की जाए, किसके पास ज़्यादा पावर हो, किसके पास कम हो, अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट क्या चीज़ है, सिटीज़न रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताती है, उसको स्टडी करती है। इसी तरह नंबर 8 पे है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। तो जैसे हमें पता चल रहा है लफ्ज़ लॉ से, तो ये ज़रूर कंट्रोल के बारे में बताती होगी, नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम करना है किसी भी माशरे में। इट स्टडीज़ द फॉर्मल सोशल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल सोसाइटी में जो किस तरह से डेवलप किया जाए उसको स्टडी करती है। किस तरह से लॉज जो हैं वो रेगुलेट किए जाएं और सिस्टमेटिक जो ग्रुप्स हैं उनको किस तरह से लाइफ उनकी होनी चाहिए। Conformity and non-conformity to laws and the sociological factor responsible for such behaviors are of much interest in the field। कौन सा behavior या जो law है
उसको किस तरह से अपनाया जा रहा है और नहीं अपनाया जा रहा है, और कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे बिहेवियर्स के लिए, वो ये तमाम चीज़ें सोशियोलॉजी ऑफ लॉ देखती है। और ये सोसाइटी और लॉ का जो रिलेशनशिप है वो भी फोकस होता है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ का। तो लॉ को किस तरह से अपनाया जाए और अगर इसकी वायलेशन की जाए तो क्या होना चाहिए, किस तरह के मतलब लोगों को किस तरह से पनिशमेंट देनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में स्टडी की जाती हैं। उसके बाद है नंबर 9 पे द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज़ ए न्यू ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये एक नई ब्रांच है सोशियोलॉजी की। एज नील जे स्मेल्सर डिफाइंस, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस variables and explanatory models of sociology to the complex of activities concerned with the production, distribution, exchange and consumption of scarce goods and services। तो जो इसमें इकोनॉमी जो सोशियोलॉजी है वो बेसिकली इसमें जो नील जे स्मेल्सर ने डिफ़ाइन किया है इसको, वो ये कहता है कि इसमें जो इकोनॉमी सोशियोलॉजी है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है किन किन चीज़ों की, एक जनरल फ्रेमवर्क बनाती है, एक्सप्लेन करती है सोशियोलॉजी के मॉडल को, उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, और उसमें हमें सोसाइटी में रहते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कैसे एक्सचेंज किया जाए, और उसको कंज्यूम कैसे किया जाए, ख़र्च कैसे किया जाए, जो हमारे पास गुड्स या जो अशिया हमारे पास कम मिकदार में हैं उनको कैसे कंज्यूम किया जाए, कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, ये तमाम चीज़ें सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ में देखी जाती हैं। द फर्स्ट फोकस ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज़ ऑन, अब इसके डिफरेंट फोकसेस हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलोन। इसमें वो बता रहे हैं जी जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट है वो स्टडी करता है एक्टिविटीज़ पर, जो डिफरेंट रोल्स हैं इसमें लोगों के, कलेक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट चीज़ों के जो रोल हैं वो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह से स्टडी किया जाए। सो इसमें ये स्टडी किया जा रहा है। He inquires by what values these activities are legitimatized, by what norms and sanctions they are regulated, and how these sociological factors or variable interact। इसमें ये इंक्वायर किया जाता है कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं या डिफरेंट जो लोग हैं इसमें जो इसमें काम कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कैसे नॉर्म्स बनाए जाएं, उनके लिए क्या पाबंदियाँ होनी चाहिए, उसको रेगुलेट कैसे करवाया जाए, और ये तमाम जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स और वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इन्हें आगे कैसे लेके चला जाए, इन एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। द सेकेंड फोकस ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इज़ ऑन द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स और फैक्टर्स एज द मैनिफेस्ट themselves इन द इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरा इसमें इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का वो फोकस है वो है जिस सोशियोलॉजिकल जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या रिलेशन है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर देखें तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डलता है। सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स बहुत सारे हैं इसमें, अभी हमने जिस तरह बात की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, ठीक है। तो बहुत सारी जो फैक्टर्स है सोशियोलॉजी के वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की पॉवर्टी है, तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इकोनॉमी के साथ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हाउ टू familiar roles associate with occupational role of a local community and the control of the political structure। इस तरह जैसे अभी इन्होंने 3 इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा कर दिया है, इसमें उन्होंने बात की है कि जैसे फैमिली के जो रोल हैं जहाँ वहाँ पे जो आपको सिखाया गया, जिस तरह का आपको रोल प्रोवाइड किया गया, उसका रिलेशनशिप आपके ऑक्यूपेशनल रोल पे क्या होगा, ठीक है। आप जब घर से निकलते हैं और आप जब अपने काम पे जाते हैं, आपका जो फैमिली का रोल था और आपका जॉब वाला जो रोल है वो किस तरह से एसोसिएट हो रहा होगा और उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा होगा। इसी तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए। दिस फोकस इंक्लूड्स बोथ सिचुएशंस इन विच इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। ये जो है ये फोकस कर रहा होता है दोनों सिचुएशंस में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पे।
तो ये आपस में एक दूसरे से मिलकर बना रहे होते हैं, इन कंडीशंस को मिलकर बन रहे होते हैं ये। नंबर 3 पे है सब डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के जो सब डिवीजन्स हैं उनमें जी ऑक्यूपेशनल सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ वर्क है, सोशियोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डील करती हैं इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसीज के साथ, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, प्लांट सोशियोलॉजी है, द सोशियोलॉजी ऑफ कंजम्पशन वगैरह, ये तमाम सब डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हैं। अब हम देखते हैं नंबर 10 पे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कैसे काम कर रही है? द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन थॉट एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट within which it arises and of the effect prevailing ideas among societies. Compare history of ideas. जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है ह्यूमन थॉट का और सोशल कॉन्टेक्स्ट का, जो कि अराइज हो रहे होते हैं हमारे पुराने जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके जो आइडियाज़ हैं, जो उस पर इफ़ेक्ट हो रही होती हैं चीज़ें, उनके ज़रिए वो अराइज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है वो हम ह्यूमन थॉट का और सोशल कॉन्टेक्स्ट का रिलेशनशिप देखती है, इंसान की सोच और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो उस पर फोकस करती है। द टर्म फर्स्ट केम इनटू widespread use in 1920s when a number of German speaking sociologists, most notably Max Sackler and Karl Mannheim, wrote extensively on it. ये जो टर्म है ये जो सबसे पहले फैली, इसका फैलाव 1920 में हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा जर्मन जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो शामिल थे, जिनमें मशहूर जो हैं वो मैक्स सेकलर है, कार्ल मैनहाइम है। इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा लिखा है, इनकी एक्सटेंसिव राइटिंग्स मौजूद हैं। विद द डोमिनेंस ऑफ फंक्शनलिज्म थ्रू द मिडल ईयर्स ऑफ द 20th century, the sociology of knowledge tended to remain on the periphery of mainstream sociological thought. 20th century में जो कि मिडल ईयर्स थे फंक्शनलिज्म के, उस वक्त जो सोशियोलॉजी का नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था सोशियोलॉजिकल थॉट में, मेन उसकी अहमियत थी। It was largely invented and applied much more closely to everyday life in 1960s. ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था और ये दोबारा से इन्वेंट हुआ और ये अप्लाई होने लगा ये नॉलेज 1960s में हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर्टिकुलरली पीटर एल बर्गर एंड थॉमस लकमैन इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, and is still central for methods dealing with qualitative understanding of human society. पीटर एल बिगर और थॉमस लकमैन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो कि उनकी बुक थी 1966 में पब्लिश हुई, इसमें उन्होंने डिफरेंट मेथड्स दिए कि किस तरह से सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया जाए और इसको कैसे डील किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है आजकल के मॉडर्न सोशियोलॉजी में। जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसमें जो नोटेबली वर्क जो है वो थॉमस कोहन का भी है, इसने भी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। अब हम देखते हैं 11 नंबर पे सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म। द सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म सीक्स टू अंडरस्टैंड टेररिज्म as a social phenomenon and how individuals as well as nation states address it, not to be confused with terrorism studies, a branch of criminology which often goes into psychology of terrorism. जो सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म है वो बेसिकली अंडरस्टैंड करती है टेररिज्म को एज ए सोशल फिनोमेना, कि ये एक सोशल फिनोमेनन है और कैसे जो इंसान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फ़र्द हैं, वो एज ए नेशन, जो फ़र्द हैं वो एज ए नेशन उनको कैसे स्टेट किया जाए। यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म से मुराद दिए है, ना कि ये वो क्रिमिनल टेररिज्म है। कॉमन टॉपिक्स पार्ट ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म इंक्लूड द वार ऑन टेररिज्म। इसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म में वो है वार ऑन टेररिज्म, अल्जेरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब लोगों के बारे में है, किस तरह से वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए
लड़ते हैं। इसमें अल्जायरियन की वॉर है, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट, ये आ जाते हैं। वेयर विद इन दीज कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पावर, द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, प्रोपेगेंडा, नेशनैलिटी, द मीडिया, इट आर आस्क्ड। इसमें जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं वो है पावर, टेररिज्म की डेफिनेशन, प्रोपेगेंडा देख लिया जाता है कि किस वजह से ये मसला अराइज़ हुआ है, नेशनैलिटी, मीडिया वगैरह, इनका रोल देखा जाता है। इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर हाउ ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर एंड हाउ सोसाइटी कम्स टू अंडरस्टैंड इट। तो ये बेसिकली साइकोलॉजी की भी सब फील्ड है जिसमें ये डिस्कवर किया जाता है कि ये तमाम चीज़ें किस तरह इकट्ठी होती हैं और ये सोसाइटी पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं और इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये है सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म। अब हम देखते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली कंसर्न करती है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस से किसी भी इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को सोशलाइज करे सोसाइटी में। ये चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में देखी जाती हैं। हाउ एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, किस तरह से एक पर्सन सोसाइटी का मेंबर बने और कल्चरल नॉर्म्स सीखे और उसके ऊपर अमल करे, उसका कलेक्टिव बिहेवियर जैसे कि पब्लिक के अंदर शामिल होना, एज अ मैस काम करना, क्राउड, मॉब, स्ट्राइक्स एंड अदर ग्रुप्स मूवमेंट्स आर द स्टडीज़ ऑफ इंटरेस्ट टू सोशियोलॉजिस्ट। ये तमाम जो मूवमेंट्स हैं जिसमें पब्लिक हो गया, मैस हो गया, क्राउड, मॉब, स्ट्राइक्स और डिफरेंट ग्रुप्स की जो मूवमेंट है, ये सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं इसको बड़े इनका इंटरेस्ट होता है इसको स्टडी करना। ये कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हों एक ही पॉइंट पे। तो पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा है और जो टेक्निक्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं इसी फील्ड में जो स्टडी की जाती हैं। नंबर 13 पे है सोशल साइकेट्री। The fight between society and individual and its impacts upon the individual organization resulting in his mental disorders and antisocial behavior are the separate field of inquiry। जो सोसाइटी और इंडिविजुअल का आपस में रिलेशन है, उनकी आपस में जो फ़ाइट है, अगर इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ कोप ना कर सके और उसके अकॉर्डिंग ना चल सके तो फाइनली उस मेंटल डिसऑर्डर्स अकर हो जाते हैं और जिससे एंटी सोशल बिहेवियर भी पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें भी सोशियोलॉजी है वो जो इंक्वायर करती है और इसको एज ए सेपरेट फील्ड स्टडी करती है। द सिचुएशन दस प्रोड्यूस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज़ रेमेडीड इन दिस फील्ड। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इंडिविजुअल और जो सोसाइटी है उसके दरमियान ये सोशल साइकेट्री काम करती है और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। Social disorganization is the 14th point. This section deals with the problems of maladjustment, such as problems of crime, delinquency, poverty, ill health, population movement, vice and prostitution। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। क्राइम और जो डेलिक्वेंसी है वो स्पेशली क्रिमिनोलॉजी की फील्ड है, उसमें क्रिमिनोलॉजी स्टडी की जाती है इसमें। These and such other problems are mostly the product of social disorganization। ये तमाम जो problems हैं mostly social disorganization का product हैं और hence from a separate section for study under this very heading, और जिसको separately study किया जाता है social disorganization में। नंबर 15 पे जो लास्टली हम देखते हैं वो है ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी। रिलेशनशिप अमंग कम्युनिटीज़, नेबरहुड्स एंड देयर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ मेजर कंसर्न इन दिस फील्ड। इस फील्ड का जो मेजर कंसर्न है वो कम्युनिटीज़ का, नेबरहुड्स का और जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो देखा जाता है। मतलब माहौल के साथ रिलेशनशिप देखा जाता है, लोगों के साथ रिलेशनशिप देखा जाता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है इंसान का वो इसमें देखा जाता है। पॉपुलेशन मूवमेंट चेंजेस एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो स्टडीज़ विद इक्वल इंटरेस्ट। पॉपुलेशन की जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो चेंजेस हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तमाम चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंगली स्टडी की जाती हैं। डेमोग्राफिकल चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन इकोलॉजी। जैसे जैसे डेमोग्राफिकली चेंजेस आती हैं वो इंसान की इकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो एंड दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस ब्रांच। डेमोग्राफिक्स में बेसिकली अगर आप देहात में रहते थे और अब आप शहर में शिफ्ट हो गए हैं तो ये डेमोग्राफिक आ जाती है चेंज, तो ऑब्वियसली ये आपके माहौल पे इफ़ेक्ट करेगी।
तो ये तमाम चीज़ें ह्यूमन इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी में डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं। देयर आर सो मैनी अदर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सोशियोलॉजी, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो सोशियोलॉजी में स्टडी की जाती हैं, जिसमें फोक सोशियोलॉजी है, द सोशियोलॉजी ऑफ आर्ट है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, मेडिकल सोशियोलॉजी है, मिलिट्री है, सोशियोलॉजी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। उन तमाम फैक्टर्स को जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी करती है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।